Okay. Good evening, everyone. Good evening and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एरर इन कनेक्शन की. तो मैंने आपको डिफरेंट एस्पेक्ट समझाए थे कि कैसे सर्किट थ्योरी यूज करना है पोटेंशियोमीटर में फॉर सॉल्विंग डिफरेंट सर्किट प्रॉब्लम्स. तो हमने देखी थी कि पोटेंशियोमीटर विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, कंपेयर टू डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस. ये सब कॉन्सेप्ट हमने देखा था. एक सवाल मैं दे रहा हूं कंपैरिजन का, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा. देखो ध्यान से, एक सवाल दे रहा हूं. सपोज मैं आपको एक ऐसा सर्किट दिया, देखो ठीक है. ये सर्किट दिया हुआ है, ये ईएमएफ E1 है, ये ईएमएफ E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, ये स्विच है, द स्विच कैन बी मूव टू पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2. ठीक है. तो ये बोला जा रहा है कि व्हेन switch is in position 1, then balancing length is 10 centimeter. ठीक है. When switch is in position 2, then balancing length is 5.6 centimeter. Compare the EMF of both the cells. ये सवाल है. 1 मिनट का समय लो, सर्किट को समझो और आंसर करो. फर्स्ट, ओके. देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ. जब आपका सर्किट, जब आपका जो स्विच है, व्हेन स्विच इज इन सर्किट 1, ये तो आपका ईएमएफ 1, ये जो सेकेंडरी सर्किट में बैटरी ईएमएफ E1 एंड इंटरनल R1, ये आपके सर्किट में आएगा. ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्राइमरी ईएमएफ इज नॉट प्रोवाइडेड, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट प्रोवाइडेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉट प्रोवाइडेड. तो बहुत बार बच्चों को लगेगा ये सर्किट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये वैल्यूज दो. जरूरत नहीं है उसमें. क्या आप ये फील कर पाए? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो कंपेयर करना है. मतलब मुझे वैल्यूज नहीं निकालनी, मुझे रेशियो चाहिए. समझ में आई बात? अब देखो, फील करो, कुछ भी हो जाए,
कुछ भी करंट फ्लो करे, प्राइमरी सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगा, हमें पता नहीं कितना है बट कुछ तो है, जो भी है होने दो। यहाँ पे एक वोल्टेज VA आएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज VB आएगा, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिलेगा डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स, दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन L। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, अब सुने सुने ध्यान से। करेक्ट, आई ऑलरेडी गॉट वन आंसर एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। अभी देखो, जब जब स्विच इज इन कांटेक्ट विद वन, तो ये सर्किट E1 कांटेक्ट E1 आएगा आपके सर्किट में। तो मैं क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ पहले व्हेन स्विच इज इन पोजीशन 1, बैलेंसिंग लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 10 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट which is VA minus VB by L. L is the length of the potentiometer wire. That will be equal to E1. Yes, क्योंकि देखो ये VA आ जाएगा, यहाँ पे VA रहेगा, फिर से अपना बेसिक थ्योरी, बिकॉज ये नल डिफ्लेक्शन है, बैलेंसिंग लेंथ मतलब नल डिफ्लेक्शन, तो ये VA आ जाएगा, दिस पॉइंट विल बी VA माइनस E1, तो ये पॉइंट VA माइनस E1, तो यहाँ पे आ जाएगा VA A माइनस E1, तो VA minus E1 is E1. So what will be this length? 10 into VA minus VB by L is E1. This is the first equation that I made. जब मैं इस स्विच को अभी यहां से मूव करके यहाँ पे ले आऊंगा, फील करना, जब मैं इस स्विच को अभी यहां से मूव करके, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग में आएगा, यहाँ ले जाऊंगा, अब ये E1 सर्किट से हट गया और E2 सर्किट में आ गया। तो E2 सर्किट में आ गया, तो उस केस में ये VA यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे देखो VA माइनस E2 हो जाएगा, और यही VA माइनस E2 कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे ये VA माइनस E1 की जगह पे VA माइनस E2 हो जाएगा। मैं एक ही जगह पे करा रहा हूँ लेकिन आपको फील आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात एवरीवन? तो ये आ जाएगा क्या, नाउ इट इज 5.6 इंटू VA माइनस VB बाई L इज इट इक्वल टू VA माइनस E2 विच इज E2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड डिवाइड कर दूं, क्या मेरा बात बन जाएगा? VA माइनस VB बाई L देखो कट जा रहा है, तो कहीं भी मुझे ये ड्राइविंग बैटरी की EMF, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस, ना ही उसकी लेंथ, किसी की जरूरत नहीं पड़ी जब कंपैरिजन ऑफ EMF की चाहिए। मैं कोई भी बैटरी लगा दूं, कुछ भी दे दो, मैं सर्किट कनेक्शन कर दूंगा, निकाल दूंगा मैं आंसर। क्लैरिटी मुझे सिर्फ यहाँ पे इस लेंथ से मतलब है, ये लेंथ में करूँ मैं, ये वाली, समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 is to E2 is equal to 10 upon 5.6, 100. It is 50 upon 28, 14, 25. 25 is to 4, 25 is to 49. Everyone is okay with this? Everyone is okay with this? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ूं आगे? गुड, नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, मैं अभी जो जो पढ़ाया हूं उसी को मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। मैं ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुका हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, द पोटेंशियोमीटर वायर की कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी मेड ऑफ मटेरियल। इस पॉइंट को नोट करें, ये एक थियरी वाला पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं, पर्टिकुलरली नीट जैसे एग्जाम्स में, नोट करें। पोटेंशियोमीटर वायर should be made of material which have high resistivity and low thermal coefficient of expansion. And low thermal coefficient of expansion. तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल के एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इट्स कांस्टेंट टैन
एंड मैंगनीज। ठीक है, तो ये जो दो मटेरियल हैं, जनरली इन्हीं दो मटेरियल से पोटेंशियोमीटर के वायर्स बनते हैं या मीटर ब्रिज के वायर्स। ठीक है, उसके बाद देखो, नो करंट फ्लोज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, ठीक है, हाँ, दे आर राइट। नो करंट फ्लोज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट एंड बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्किट। याद करो, मैंने टर्शियरी सर्किट भी बना के दिखाया था, याद है आपको? इनके बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा, व्हेन आई से इनके बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लोज बिटवीन, सो हाउ वुड वी एंश्योर दैट? तो बेसिकली ये देखो, यहाँ पे मैं चाहूँ तो बैटरी बैटरी कुछ भी लगा दूं। ये मेरा प्राइमरी सर्किट है। देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। नो करंट फ्लोज बिटवीन प्राइमरी टू सेकेंडरी सर्किट मतलब यहाँ पे करंट जीरो होगा, यहाँ पे करंट जीरो होगा। नो करंट फ्लोज बिटवीन सेकेंडरी टू टर्शियरी टू सेकेंडरी सर्किट मतलब यहाँ से कोई करंट इधर नहीं जाएगा, यहाँ से कोई करंट इधर नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इन दोनों आर्म्स पे या इन दोनों कनेक्टिंग वायर्स पे करंट जीरो होना। देखो यहाँ पे करंट नॉन जीरो होता है, यहाँ पे करंट रहता है, दिस इज द प्राइमरी करंट, और यहाँ पे करंट रहता है, दैट इज द टर्शियरी करंट। इस वाले आर्म में करंट रहता है, लेकिन नो करंट फ्लोज बिटवीन प्राइमरी टू सेकेंडरी और टर्शियरी टू सेकेंडरी मतलब ये वाले कनेक्टिंग आर्म में और ये गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में कोई करंट नहीं रहेगा। यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? क्लैरिटी है? पक्का 100%? पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपेयर टू ईएमएफ। ठीक है, ये सब काम करने के लिए, है ना, वी वी यूज इट, राइट? तो ये पोटेंशियोमीटर का यूज है। ठीक है, इसके बाद देखो, एक और पॉइंट है। देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर से? मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस measured with a potentiometer is the potential difference across the potentiometer wire. Yes or no? You remember? यही मैंने बोला था कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो, मतलब जब मैं बोलता हूँ कि किसी बैटरी की ईएमएफ आप निकाल सकते हो पोटेंशियोमीटर, तो उस मैक्सिमम ईएमएफ उस बैटरी की क्या हो सकती है? दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, एरर इन कनेक्शन में मैंने सिखाया था कि क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलता ही नहीं है, वो आपको समझ में आया। बट मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं? तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अस, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ, राइट? ड्राइविंग बैटरी मतलब जो प्राइमरी सर्किट में बैटरी है उसको हम लोग ड्राइविंग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, क्लैरिटी है? ये समझ में आया? आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो मीटर ब्रिज। ठीक है, लिखो मीटर ब्रिज। इसमें कुछ रह गया क्या, एक बार नोट कर लो अगर कुछ भी रहा है फास्ट। देखो ध्यान से। अच्छा, मीटर ब्रिज क्या है? सो बेसिकली मीटर ब्रिज is a
device similar to that of potentiometer, मतलब इसका ये जो दिखता है बाहर से ये पोटेंशियोमीटर ही दिखेगा, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा similar to that of potentiometer and is used to measure the value of an unknown resistor या रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए ये मीटर ब्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं। It is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. It is based on the principle of balanced Wheatstone bridge, ठीक है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये दिखता कैसे है। आइए ये एक बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, जैसा पोटेंशियोमीटर वायर में था, वैसा ही कुछ सेटअप होता है, इसलिए मैंने लिखा था लाइक दैट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं। सपोज आई पुट सम रेजिस्टेंस आर, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेट अस से इट इज एक्स एंड दिस इज अननोन, ठीक है, दिस इज अननोन रजिस्टर दैट वी हैव। अब यहाँ पे ये अपना पुराना पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो यहाँ पे ये वायर पोटेंशियोमीटर वायर नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओनली डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट पोटेंशियोमीटर में वायर की लंबाई 10 मीटर होती है, यहाँ पे वायर की लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें ये जो वायर है, इस वायर की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है, दिस इज 1 मीटर इन, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहां से एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप, गैल्वेनोमीटर और जॉकी के द्वारा आप यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन निकालते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक ड्राइविंग बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये है आपकी पोटेंशियोमीटर, सॉरी मीटर ब्रिज की सर्किट डायग्राम, ठीक है, जो एक्चुअली जो आपको लैब में देखने को मिलेगा, इस टाइप से आपको मीटर ब्रिज दिखता है। ये जो रेक्टेंगल बनाया है वो बेसिकली आपका वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर आप मेटेलिक या एलॉयज से बने हुए इस टाइप के एल्स लगाते हो, और ये एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको बार, वो मेटल के या एलॉयज के बने हुए होते हैं, एंड वहां पे आप रेजिस्टेंस इस तरीके से कंपेयर करते हैं। अभी अगर आप देखोगे ये लेंथ, मान लो जहां पे आपका नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब करंट 0 आ रहा है, मान लो ये लेंथ है x, तो ये लेंथ हो जाएगा x, नहीं इसको y बोलता हूं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक x लिया हुआ, दिस विल बी l माइनस y, ठीक है। सो ये जो वायर आप लेते हो, राइट, जिस वायर से आप मीटर ब्रिज बनाते हो, उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस टाइप से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होनी चाहिए। तो फिर आप ये वाई लेंथ का जो रेजिस्टेंस आएगा, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी रो इंटू वाई बाय ए, और ये एल माइनस वाई का जो रेजिस्टेंस आएगा इट विल बी रो इंटू, समझे आप, क्लैरिटी है ये, दीज आर द रेजिस्टेंसेस दैट यू आर गेटिंग फॉर दीज टू लेंथ्स, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला आपने, रो एल बाय ए। अभी रो एल बाय ए यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे करंट बह रहा है, क्योंकि करंट बहने के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो कि एल क्या लेंगे और ए क्या लेंगे, राइट।
Once you have decided the direction of current, then only you will be able to decide what is L and what is A, right? You have understood it? क्योंकि एक ही रजिस्टर के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपन की करंट कैसे फ्लो कर रही है. यस, यू हैव अंडरस्टूड इट. समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे जब इस जॉकी को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इस जॉकी को मेटेलिक कांटेक्ट होता है, जब इस जॉकी को हम मीटर ब्रिज के वायर में मूव कराते हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, अगर आपने कभी भी आप अगर फिजिक्स के लैब में गए होगे, आपको हमेशा डेमोन्स्ट्रेटर बोलेगा कि आप इस मीटर ब्रिज के ऊपर जो जॉकी को मूव कराओगे, बहुत ही मतलब हल्के से इसके ऊपर टच कराना. मतलब जो जॉकी की टच होगी यहाँ पे, इट वुड बी अ सॉफ्ट टच, नॉट अ हार्ड टच. जॉकी को उसके ऊपर मूव कराओगे तो इट विल बी सॉफ्ट टच, हार्ड टच नहीं होगा. हार्ड टच से होता क्या है? हार्ड टच से होता ये है कि जहां पे भी आपने हार्ड टच कराया, वहां पे इस टाइप के कंस्ट्रिक्शंस डेवलप हो जाते हैं. और ये कंस्ट्रिक्शंस जब डेवलप होते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अब एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहता है. यहाँ पे एरिया ए है, इस जगह पे एरिया A1 हो गया, इस जगह पे एरिया A2 हो गया, इस जगह पे एरिया A3 हो गया, यहाँ पे एरिया A हो गया. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया हो जाती है. तो उस केस में अगर अगर ये वायर आपने जोर से दबा दिया, कंस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो फिर ये पूरा मीटर ब्रिज के वायर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज वो रीडिंग फॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहा, लेकिन आपने वही लेंथ की, सपोज वाई लेंथ में ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रिक्शंस डेवलप हो गए हैं, तो आप वहां पे फॉर्मूला रो वाई बाय ए नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक क्रॉस सेक्शन में सेम रहेगा जिसके थ्रू करंट जा रहा है. कहीं पे भी करंट जाने वाले कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन पे आप एरिया निकालो, इट शुड बी ए. इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इसको जोर से ना मारें, हार्ड प्रेस ना हो, ताकि इस टाइप के कंस्ट्रिक्शंस डेवलप ना हो मीटर ब्रिज के वायर में. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब इस सर्किट को, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कैसे पता चलेगा? इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं कैसे रीड्रॉ करते हैं. कुछ कुछ चीजें मार्क करते हैं. सपोज मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है, मान लो ए, तो यही पोटेंशियल, बिकॉज ये मेटलिक कॉन्टैक्ट है, या ब्रास से बना हुआ है, तो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो सेम पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे भी पोटेंशियल ए आ जाएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लो, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल बी आ जाएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल सी मानो, तो इधर सी, तो इधर भी सी, इधर भी सी, क्योंकि मेटलिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, रजिस्टर नहीं है, मेटलिक कॉन्टैक्ट है, तो सेम पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होता है. और ये जो पॉइंट है जहाँ पे जीरो पोटेंशियल, सॉरी, जहाँ पे आपका जॉकी टच कर रहा है मीटर ब्रिज के वायर को, और जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पॉइंट डी. अब आप क्या करें, जिस दो पॉइंट के अक्रॉस में बैटरी लगी हुई है, उनको एकदम साइड में रखें, और बाकी दो पॉइंट्स को ऐसे. अब आप देखना, सी और डी के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसको डाल देंगे. गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, ये आपको पता है, राइट? ठीक है, आरजी दे दिया मैंने. अच्छा, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है? आर. सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स. इट इज अननोन रेजिस्टर. ए और डी के बीच में है, इट इज रो वाई बाय ए. और डी और बी के बीच में जो रजिस्टर है, ये है रो इंटू एल माइनस वाई बाई ए. ठीक है, दिस व्हाट वी आर हैविंग. अब ए और बी के बीच में आपका क्या कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में आपका बैटरी कनेक्टेड है. इस टाइप से, ठीक. ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बना. अब ये बैलेंस्ड है, कैसे पता चला? क्योंकि अगर ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं है, मतलब ये जो आरजी रेजिस्टेंस हमने लगाया है, ये कोई काम का नहीं है. तो नाउ डू यू थिंक इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जगह कम हो गया, दूसरे पेज में जा रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ आर इंटू, ये देखो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, आर इंटू रो इंटू एल माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू एक्स इंटू रो वाई बाई.
ठीक है। तो देखो ये रो बाय ए कैंसिल हो गया, रो बाय ए कैंसिल हो गया। तो x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई r इंटू एल माइनस वाई बाई 1. This is the value of x. So you get the unknown value of resistance. अब ये फॉर्मूला जनरली सजेस्ट करते हैं कि फॉर्मूला को रट लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो भी आया वो डेटा को अकॉर्डिंगली पुट करो आंसर में, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि अननोन रेजिस्टेंस निकालो। अब अननोन रेजिस्टेंस निकालने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाले वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ए टू डी वाले वायर में, जिसकी रेजिस्टेंस है रो वाई माइनस है। तो वो निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या करोगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है आप कैसे निकालोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आई जीरो है, ग्राउंड में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे जो भी करंट है क्या वही करंट इधर से निकल जाएगी, और यहाँ पे जो भी करंट है क्या वही करंट इधर से निकल जाएगी। तो आपको दिखेगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका। ये मीटर ब्रिज में जो भी रेजिस्टेंस आपने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। ये आर और एक्स सीरीज में एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, रो वाई वाई एंड रो एल माइनस वाई बाई ए सीरीज में, यस और नो। तो आप क्या करोगे, आर प्लस एक्स इट इज इन पैरेलल विद रो y by a एंड रो l minus y by a। तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो ईएमएफ डिवाइड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा। अब यही करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो कैसे डिवाइड हो रहा है ये आप निकाल सकते हो बाय बेसिक सर्किट थ्योरी और बेसिक इक्वेशंस। कैसे डिवाइड करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? तो मीटर ब्रिज के सवाल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ जाते हैं फिर वो सब व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये बेसिक चीज पता है तो आप दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसको नोट करो, कुछ भी अगर डाउट है तो अभी पूछो तुरंत, फास्ट। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। आ जाइए, एक सवाल कराता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो, सपोज मैं आपको एक मीटर ब्रिज का रफ कंस्ट्रक्शन करके देता हूँ ऐसे। ये मीटर ब्रिज की वायर है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है मान लो 50 ओम। ये रेजिस्टेंस है मान लो 25 ओम, ठीक है। आपको बैलेंसिंग लेंथ बतानी है, ये गैल्वेनोमीटर है। आपको बैलेंसिंग लेंथ बतानी है, ये कितना है, व्हाट इज दिस, यू नीड टू फाइंड, नीड टू टेल मी दैट, ठीक है। यू नीड टू टेल मी दैट, कैसे कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग लेंथ चाहिए। मीटर ब्रिज है तो आपको पता है कि ये पूरा लेंथ है 1 मीटर, तो आपको एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे। क्या मैंने सब दिया है या कुछ बाकी है, कुछ अननोन है, आप बताओ क्या निकल के आ जाएगा फास्ट। देखो, अब मैंने आपको मीटर ब्रिज का जो पर्पस है वो पर्पस से थोड़ा सा डिवेट कर दिया। मीटर ब्रिज का पर्पस है अननोन रेजिस्टेंस निकालना, बट मैंने अभी रेजिस्टेंस अननोन नहीं रखा, रेजिस्टेंस सब नोन कर दिया। मैंने आपसे पूछा बैलेंसिंग लेंथ निकालना, कर सकते हो। अगर ये बेस्ड है विष्णु ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर, क्या मैं लिख सकता हूँ, सुनो ध्यान से। 25 इंटू ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा रेजिस्टेंस के टर्म्स में। 25 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू सेंटीमीटर में हो जाएगा, रो बाय ए कट जाएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा।
66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, 66.66 सेंटीमीटर मतलब ये 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। अब आप लॉजिकली देख सकते हो, आपको ये देखते साथ ही आपको ये फील आ जाएगी कि बस जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन है, जहाँ पे आपका जॉकी टच करेगा मीटर ब्रिज के वायर को, वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, बिकॉज ये 50 है और ये 25 है, तो आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला होगा, ये दोनों वैल्यूज आपको इक्वल करने हैं। तो ऑब्वियसली 25 है तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा होगी जो एक्स वैल्यू है, और 50 है तो ये वैल्यू कम होगी। तो एक है 66.66, दूसरा है 33.33। दिख रहा है आपको? क्या आपको समझ में आया एवरीवन? क्लैरिटी है? ये समझ में आया एवरीवन? ठीक है, ओके गुड। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें आप समझो, ठीक है ना? लिखो हेडिंग, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज। सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको मीटर ब्रिज बना के दिखा रहा हूँ, सुने ध्यान से। सपोज ये 10 ओम है, ये 100 ओम है, ये पोटेंशियोमीटर का, सॉरी, मीटर ब्रिज का वायर है, यहां से ये गैल्वेनोमीटर है, और ये नल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। फाइंड आउट दिस बैलेंसिंग लेंथ, ये लेंथ निकालना है आपको। क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या करेंगे? 10 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। मैंने डायरेक्टली रो बाय ए कट कर दिया। एक्चुअली रो बाय ए अभी तक आपको समझ में आना चाहिए कि ये झूठ मूठ का टाइम बर्बाद हो रहा है रो बाय ए लिखना। रो बाय ए तो कट ही हो जाएगा, बिकॉज मीटर ब्रिज का हर एक सेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी भी सरफेस का देख लो, पूरे मीटर ब्रिज में कोई भी क्रॉस सेक्शन आप एज्यूम कर लो, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रो भी सेम है, सेम मेटल से बना हुआ है, तो रो बाय ए की वैल्यू सेम रहेगी। यस और नो? यस। तो ये गैल्वेनोमीटर लेके आपने यहाँ पे किया, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस एक्स। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x, सो 11x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू आई 100 अपॉन 11। 100 अपॉन 11 मतलब ये आ जाएगा 9.99 9.09। कितना सेंटीमीटर आएगा क्या? तो x आया 9.09 और दूसरा आएगा 100 माइनस 9.09। ठीक, क्लियर है ये एवरीवन? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन एक एंड पे आ रही है। 100 सेंटीमीटर है तो 9.09 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आया, मतलब जो नल डिफ्लेक्शन है ये सेंटर की तरफ नहीं है, ये एक एंड की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इस 10 को बढ़ा के, इस 10 की जगह पे मैं 10 को रिप्लेस करना चाहता हूँ, 10 की जगह पे मैंने यहाँ पे ये मान लो मेरा रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 10 की जगह पे मान लो मैंने इसको बढ़ा के 15 ओम कर दिया। तो अगर 15 ओम कर दिया तो उसके हिसाब से मेरा सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से फील करना। ये 15 ओम आया, ये 100 ओम है, जॉकी। अब ये जो लेंथ है एक्स डैश, ये लेंथ के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक्स डैश कितना आएगा? चलो फिर से करते हैं। 15 इंटू 100 माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स डैश। 5 3s are 5 20s are, yes or no? So it is like 300 minus 3x dash is equal to 20x dash, yes or no? So 300 is equal to 23x dash. तो x dash की वैल्यू जो आई, ये आई 300/23। इसकी वैल्यू निकालो तो कोई।
कितना आ रहा है? थ्री 300/23, इसकी वैल्यू बता दो। कैलकुलेटर यूज करो कैलकुलेटर, मुझे कुछ सिखाना है यहाँ। जल्दी बताओ कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, जल्दी बोलो कोई बात, कैलकुलेटर यूज करो। कितना आ रहा है? 23 1 23 70 23 13 पॉइंट समथिंग, करेक्ट 13.0434, ठीक है 13.04, 13.04, ये 9.09। तो देखो दोनों में डिफरेंस जो आएगा ये आ जाएगा, 4 भी नहीं आ रहा है, 3.95। तो ये डिफरेंस आ रहा है एक्स डैश माइनस एक्स अगर कर रहा हूं, इट इज कमिंग एज 3.95 सेंटीमीटर। समझ में आया? 13.04, तो इट इज कमिंग एज 3.95 सेंटीमीटर। सो ये जो डिफरेंस आया 3.95 सेंटीमीटर का, सुने ये जो डिफरेंस आ रहा है 3.95 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये 3.95 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है ये फॉर अ स्प्रेड ऑफ 5 ओम, मतलब 10 ओम से 15 ओम अगर मैं वेरिएशन कोई भी वैल्यू रखता हूं तो मेरे को 10 से 15 के बीच का पूरा वेरिएशन आएगा 3.95 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब मेरे को मेरा जो जॉकी है जिसको मीटर ब्रिज के वायर के ऊपर मैं मूव कराऊंगा, मैं उसको बहुत धीरे धीरे मूव कराना पड़ेगा सो दैट मैं 10 से 15 तक का रेंज निकाल सकूं, ठीक है। मतलब ये जो है थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन दूंगा तो ये 10 से कूद जाएगा 12 पे, तो मुझे बहुत धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा, वेरी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप 5 ओम के इंक्रीमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ 3.95 सेंटीमीटर। अब अगर मेरे को फॉर स्मॉल चेंज, सो 5 ओम में 3.95, तो 1 ओम का जो होगा वो हो जाएगा 3.95/5। सुनो, 5 ओम के इंक्रीमेंट को मुझे एडजस्ट करना है 3.95 सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रेच ऑफ वायर में, तो 1 ओम के लिए मुझे करना पड़ेगा 3.95/5 विच इज 0.8 सेंटीमीटर। मतलब 0.8 सेंटीमीटर अगर मैं आगे बढ़ा वायर में तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का चेंज ले रहा है, एंड 0.8 सेंटीमीटर इज स्मॉल, सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। यस और नो? इस बात को समझे क्या आप? जस्ट अ मोमेंट, होल्ड फॉर अ मोमेंट। ओके, समझ में आई क्या बात? तो सुनो, 1 ओम जो है वो 3.95/5, 0.8 सेंटीमीटर का स्ट्रेच में 1 ओम का डिफरेंस आ जाएगा। सो डोंट यू थिंक कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टू मूव 0.8 सेंटीमीटर, राइट? थोड़ा सा भी डिफरेंस, थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो खट से 1 ओम चेंज हो गया। तो यू नीड टू हैव अ गुड स्प्रेड सो दैट आप आराम से उसे मूव कराओ, और अच्छे से मूव कराने के बाद आपका 1 ओम का राइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 0.8 सेंटीमीटर में 1 ओम का राइज हो रहा है। अब मैं आपको दूसरा सिचुएशन देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ। हेडिंग देखना, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज। मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, सुनो। मान लो अभी मैं क्या करता हूं, ये मान लो 10 ओम है, ठीक, और ये भी 10 ओम है, ठीक। अच्छा, अब आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन कहां दिखाएगा? एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर होगा। बोलो हाँ या ना? चमक रहा है? अगर ये 10 ये 10 तो ये 50-50 में होगा। मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन बैलेंस पिस्टन ब्रिज। सब लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज यार, हाँ या ना बोलो। क्या 50-50 सेंटीमीटर पे आएगा? हाँ हाँ हाँ, बराबर। अच्छा, अब मैं इस 10 ओम को, ये वेरिएबल वाला रजिस्टर था, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, इस 10 ओम को मैं 15 ओम कर। अच्छा, तो अगर मैं इस 10 ओम को 15 ओम करूंगा तो फिर से मैं ये सर्किट बना रहा हूं, ये 15 ओम, ये 10 ओम। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आई थी, याद रखना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। 15 इंटू, लेट अस से इट इज x डैश
दिस इज 100 माइनस एक्स डैश। सो 15 इंटू एक्स डैश, सॉरी 15 इंटू, सॉरी माय मिस्टेक, 15 इंटू 100 माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स डैश। यस और नो? हाँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 5 3 5 2, ये आ जाएगा 300 माइनस 3 एक्स डैश इज इक्वल टू 2 एक्स डैश। वाह। सो इट इज लाइक 5 एक्स डैश इज इक्वल टू 300, एक्स डैश इज इक्वल टू 60। अच्छा बेटा, अब सुन, ये एक्स 50 सेंटीमीटर में आ रहा था, ये एक्स डैश 60 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस कितने का आया? अब 5 ओम की इंक्रीमेंट 10 सेंटीमीटर में एडजस्ट हुई, तो 1 ओम की इंक्रीमेंट के लिए आपको 2 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। अब इस 2 सेंटीमीटर को कंपेयर करो, क्या आपको नहीं लगता कि डबल से भी ज्यादा हो गया? इट इज लाइक 25%, सॉरी 0.8 का डबल 1.6, 100% इंक्रीमेंट, और फिर 1.6 से 150% का इंक्रीमेंट हो गया। तो क्या आपको लगता है कि 2 सेंटीमीटर पे अगर मुझे 1 ओम की बढ़ोतरी मिल रही है तो आई कैन मूव इट वेरी स्मूथली? मुझे एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसे, स्टिंजी नहीं होना पड़ेगा, मुझे कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी, एकदम थोड़ा सा मूव कराऊंगा तो फट से आगे बढ़ जा रहा है। सो आपको दिख रहा है कि अगर आपका, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका बैलेंसिंग लेंथ मिडल ऑफ द वायर के आसपास आ रहा है तो आपको आराम से रेजिस्टेंसेस, आप मतलब ज्यादा मूव कराने के बाद आप एक रेजिस्टेंस 1 ओम की बढ़त दिखा रहे हो, मतलब आप सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा हो गई मीटर ब्रिज की, क्योंकि ये छोटे रेजिस्टेंसेस के ग्रोथ को भी या इंक्रीमेंट को भी दिखा सकता है। अगर 1 ओम, सोचो 1 ओम अगर 2 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, इसका मतलब 1 ओम 1 सेंटीमीटर में दिखाएगा, सॉरी 0.5 ओम 1 सेंटीमीटर में दिखाएगा। अगर 1 ओम की इंक्रीमेंट वो 2 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, जब सेंटर ऑफ द मीटर ब्रिज में हमारा नल डिफ्लेक्शन आ रहा है या बैलेंसिंग लेंथ सेंटर पे आ रहा है, तो वहां पे देखो 1 ओम 2 सेंटीमीटर के लेंथ पे दिखा रहा है, इसका मतलब 0.5 ओम 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे दिखाएगा। अब मतलब 0.5 ओम भी मैं मेजर कर सकता हूँ 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे। यहाँ पे अगर मैं 0.5 ओम करता तो कितना आता बेटा? इट विल बी 0.4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का आधा से भी कम। तो क्या यहाँ पे 0.1 ओम मेजर करना ज्यादा डिफिकल्ट है? अगर तुम्हारी नल डिफ्लेक्शन या फिर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सेंटर पे ना होके थोड़ी सी शिफ्टेड है, तो सेंटर पे अगर मेरा बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है तो मेरी मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी अच्छी है। क्या ये बात समझ में आई? ये थोड़ा अच्छा चीज था, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज थी। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि सेंसिटिविटी मीटर ब्रिज की कब हाई होती है? जब आप दोनों रेजिस्टेंस, अननोन एंड नोन रेजिस्टेंसेस, जिसको वेरी करा सकते हो इसमें, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो, तब आपकी बैलेंसिंग लेंथ सेंटर ऑफ द मीटर ब्रिज पे आती है या मीटर ब्रिज की जो वायर है उस पे आती है, और आपकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, आप छोटे से छोटे रेजिस्टेंसेस को भी मेजर करने के लायक बन जाते हैं। ऑन द कंट्ररी, अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ किसी एक एंड पे शिफ्टेड हो तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उस केस में आप बहुत छोटे रेजिस्टेंसेस के ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते या इंक्रीमेंट को मेजर नहीं कर सकते। इस चीज को लिखो, हेडिंग होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज। इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखो, टेक अ मिनट टाइम, कोजिटेट, थिंक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। आर यू ऑल विथ मी? हैव यू अंडरस्टूड इट? क्लियर? पक्का? अच्छा लगा? समझ में आया? क्या मीटर ब्रिज एकदम फंडे, एकदम घुस गया है सर पे? कोई दिक्कत नहीं है, मीटर ब्रिज यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके,
ये अच्छे से लिखना है, इट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, मैंने इसका हेडिंग भी डाला है सेंसिटिविटी एनालिसिस बोल के, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के अच्छे से लिखना, इट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, okay, now we will come down to combination of cells। तो अगर हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करें तो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दो टाइप की होंगी। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन विथ सिमिलर पोलैरिटी, और दूसरा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन विथ few cells of dissimilar polarity। अब ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन सिमिलर पोलैरिटी मतलब, मान लो हमारे पास ऐसे n सेल्स हैं, ये n सेल्स ये ऐसे कनेक्टेड है इस टाइप से, सभी के पॉजिटिव नेगेटिव देखो टर्मिनल एक ही ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस्ड है, दिख रहा है आपको। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन विद सिमिलर पोलैरिटी, और ये सब इसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विद सिमिलर पोलैरिटी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन डिसिमिलर पोलैरिटी क्या होगा, मान लो ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो दो सेल्स हैं, फील करना मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो दो सेल्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले, ये डिसिमिलर ओरिएंटेशन में है, यस और नो, डिसिमिलर पोलैरिटी ओरिएंटेशन में है, और बाकी सब सिमिलर है। तो ऐसे मान लो एन सेल्स हैं, एन सेल्स में से आपने मान लो 10 सेल ऐसे हैं जो डिसिमिलर पोलैरिटी हो गए, बाकी n-10 सेल्स की सेम पोलैरिटी हो गई। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन विद फ्यू सेल्स ऑफ डिसिमिलर पोलैरिटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, अच्छा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे लिए फायदेमंद क्या बात है, सुनो। फायदेमंद ये है कि अगर ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में इंटरेस्ट होते हैं। बहुत बड़ा सा सवाल पूछ रहा है, और इस टेक्निक से कुछ चीजें आसान भी हो जाती है। समझते हैं कैसे। देखो, सपोज मैं पहले वाले की बात करूं विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन विद सिमिलर पोलैरिटी, ठीक है। इनफैक्ट मैं, ठीक है, इनफैक्ट मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, सुने ध्यान से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन चल रहा है, एन सेल्स का ऐसे कॉम्बिनेशन है, मान 1 2 3 4 5 ऐसे एन सेल्स, ठीक है। सभी की ईएमएफ E1 R1 E3 R3 E4 R4 E5 R5 EN R10 इस टाइप की सिचुएशन। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना मतलब मुझे एक बैटरी चाहिए और एक इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, ये कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल दिस सेल्स, और ये कहलाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस सेल्स। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आता है वो आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस EN, ठीक है। हर जगह पे सुनना ध्यान से, ये जो है साइन, दिस साइन विल बी डिसाइडेड बेसिस पोलैरिटी। तो मान लो ये ओरिएंटेशन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी सिमिलर ओरिएंटेशन में, सभी प्लस माइनस ओरिएंटेशन में ही है, तो ये हर जगह पे प्लस आएगा। कहीं पे अगर मान लो दो सेल ऐसे निकले जिनके ओरिएंटेशन माइनस प्लस हो गए, तो फिर उन
उन ईएमएफ के आगे माइनस साइन लग जाएगा, उन ईएमएफ के आगे माइनस साइन लग जाएगा. सो दिस इज व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट ईएमएफ and equivalent internal resistance will be R1 plus R2 plus R3 up to Rm. Internal resistance में कोई दिक्कत नहीं है. Even if you change polarity, there is no problem in internal resistance equivalent. It will always come with a plus sign. But जो EMF है वो EMF प्लस या माइनस साइन के साथ आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी. अगर सभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कनेक्टेड है तो प्लस साइन आएगा. अगर मान लो n सेल्स में से 10 सेल्स हैं जो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओरिएंटेशन से आ रही हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग आपको नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी. समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब सुनो ध्यान से, ठीक है. अब देखो, अगर एक स्पेशल केस क्या है, इफ all cells have same EMF and internal resistance. If all cells have same EMF and internal resistance, then equivalent EMF will be N times E and equivalent resistance will be N times R. This is the special case which you need to remember. अगर सारे सेल्स की EMF E है और सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगी NE. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीवन बोले क्लियर है? पक्का कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर हो? ठीक है. अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट. हाँ, इसको ध्यान दें. सपोज ध्यान से देखना, मैंने पोलैरिटी बदल दी है. ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये सेल नंबर 4 है. ये सेल नंबर 10 से लेके सेल नंबर 20 तक का जो बंच है ये सब डिसिमिलर पोलैरिटी है. सो 10 से 20 मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So it is like 11 cells are there which are having dissimilar polarity and total number of cells are 100. ठीक है. इसका आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ, सबका ईएमएफ ई है, सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. आपको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है. बताओ, 1 मिनट का समय लो फास्ट. सोच के बोलो. 10 से 20 11 ईएमएफ हैं. 10 से 20 10 नहीं है, राइट? यहीं पे गलती होती है. तो देखो ये वैल्यू आई 100E माइनस 22E. ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 100R.
तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे सुनना। कॉन्सेप्ट है, मान लो इफ देयर आर n cells of equal EMF and internal resistance and out of which 10 cells suppose have, out of which 10 नहीं, इसको generalize ही करता हूँ पूरा, out of which m cells have opposite polarity, then equivalent EMF is n minus 2me and equivalent resistance is nr. क्या ये फॉर्मूला आपको चमका अच्छे से? इसका मतलब जितने सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स हुई है उतने की संख्या को डबल करना है। तो अगर m सेल्स ने पोलैरिटी रिवर्स की है तो आपकी इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगी n माइनस 2m इंटू ई, नॉट n माइनस m इंटू ई। समझ में आया? याद रहेगा जो बोला मैंने? क्लैरिटी है पक्का? 100% समझ में आया है ना? एवरीवन रिस्पॉन्स कम आ रहा है। एवरीवन समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया ऐसा मैंने क्यों बोला? नहीं आया समझ में? देखो जब तुम रिवर्स करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो जितने माइनस आए उतने प्लस को भी वो खा जाएगा ना। सो 10 अगर मैंने माइनस किया था तो 90 थे प्लस के साथ और 10 माइनस किया, तो प्लस 90 में से प्लस 10 इस माइनस 10 को नेगेट कर देंगे तो बचा 80 ना। यस और नो? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे। तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों केस दिखा दिए कि अगर ऑपोजिट पोलैरिटी हुई तो क्या होगा, सब कुछ हमने समझ लिया। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स होता कैसे है ये देखो। ठीक है, ये है मान लो ऐसे मेरे पास ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, EN RN। इसका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालना है मींस आई विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस। कैसे निकालूंगा? एक मिनट सोचो तो कैसे निकालोगे, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, एंड देन वी विल डिस्कस इट फास्ट। ओके, लेट मी गिव यू द फॉर्मूला राइट अवे। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो आ जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन बाय EN बाय RN। अच्छा, यहां पे समझना फिर से वैसा ही है जैसा सीरीज में है कि कॉम्बिनेशन कैसा है वो देखो। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है कि सबके प्लस एक साथ जुड़े हुए हैं और सबके माइनस एक साथ जुड़े हुए हैं तो सभी के आगे प्लस साइन आएगा। लेकिन हो सकता है कि n सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, उसमें से m सेल्स हो जिनके अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड हो। पॉजिटिव के साथ अभी नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नहीं है, m सेल्स के नेगेटिव कनेक्टेड है, m सेल्स के नेगेटिव कनेक्टेड है।
और वो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ होने चाहिए, किसी भी ऑर्डर में होने चाहिए। पहला 2 पॉजिटिव पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, फिर 4 पॉजिटिव पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, ऐसा एम सेल स्प्रेड आउट हो सकता है कहीं पे भी। तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला में ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो प्लस तब आएगा, प्लस ऐसा सोच लो, प्लस उसी जगह पे आएगा जिन जिन सेल्स की पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, एक साथ उन सब के आगे प्लस लगा दो, और जिनकी नेगेटिव टर्मिनल उनके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है उनके आगे माइनस लगा दो, ऐसा। यस नो में भी समझा गया? चमका मैंने क्या बोला? चमका मैंने क्या बोला? ये सिर्फ ये न्यूमरेटर के प्लस में ये पॉसिबिलिटी है, डिनोमिनेटर में सब जगह प्लस ही आने वाला है। न्यूमरेटर में यहां पे पॉसिबिलिटी है माइनस आने की, तो इसको मैं सर्कल करता हूं। यहाँ पे प्लस या माइनस आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी व्हिच इज कनेक्टेड। डिनोमिनेटर में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने, यहाँ पे नहीं आएगा, ये सब प्लस के साथ आएगा, भले कुछ भी पोलैरिटी चेंज हो जाए। चमका? अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? क्या मैं समझा पाया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझा पाया? एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अच्छा देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, सब जोड़ दो। बट यहाँ पे बिकॉज पैरेलल में है तो इसलिए इट इज 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू डॉट 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 अप टू 1/r। क्लैरिटी है? ये आपका फॉर्मूला बना, इसे नोट करो, आगे बढ़ो क्विकली। ओके, अच्छा क्या ये समझ में आया एवरीवन? अच्छा यहाँ पे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि स्पेशल पॉइंट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ n cells are connected in parallel out of which m cells have same polarity, ठीक है, have same polarity and n minus m have opposite polarity, ठीक है, and E and R of all cells are same, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ का, ये कंडीशन के साथ। इमेजिन करो, अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही ऑर्डर में एम सेल्स जो हैं वो एम सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल के आ गए, मान लो एम सेल्स जो है, सॉरी एन सेल्स, एन माइनस एम सेल्स के जो है ये इस टाइप से कनेक्टेड है, और जो एम सेल्स हैं वो इस टाइप से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो कैसे आप इसका फॉर्मूला लिखोगे? अभी सभी सेल्स के ईएमएफ सेम है, ई है, और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं लिखता हूँ। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा n माइनस एम ई बाई आर माइनस एम ई बाई आर डिवाइडेड बाई n बाई आर, which is n minus 2m e by r divided by n by r, which is if you want to simplify, वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से लिखे रहो,
याद रहना ज्यादा आसान होता है। अगर आप कट कर दोगे आर को तो ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज योर फॉर्मूला एंड व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, इट विल बी 1 by r equivalent is equal to 1 by r up to n times, it is n by r. तो r equivalent is equal to r by n. क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये याद रहेगा? बोलो। अगर सभी जैसे मैंने सीरीज में किया वैसे ही पैरेलल में किया इस फॉर्मूला को। यस, क्या ये समझ में आया एवरीवन? इसे नोट करो, कुछ सवाल इसके एप्लीकेशन के देखते हैं, अपने आप समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं। नोट करो इसको। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया, 7:19 हो गया। एक सवाल करा रहा हूँ, ये सवाल देख लो एंड देन आई विल एंड। ठीक है, देखो एक एग्जांपल ले लो। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो ये 6 ओम है और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है एंड दिस इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी। लेट अस से इसका कनेक्शन थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, इसका कनेक्शन ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, लेट अस से ये जो है ये है 4 वोल्ट का और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लेते हैं 3 ओम का। ठीक है, सो ये पूरा चीज जो है, ठीक है, आपको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब you need to substitute it with the help of this battery। ऐसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे बनाना है, मतलब इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा इसका? इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा 12/6 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/3। ये सुन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 12/6 माइनस 4/3। तो 12/6, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इट विल बी 6। 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 और 1 प्लस 2। So this will be 12 minus 8 is 4/6 divided by 3/6 is 4/3. This is your equivalent EMF. Equivalent EMF ये आ जाएगा 4/3 volts। आपको समझ में आई बात? अच्छा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? What will be the internal resistance? What will be the internal resistance? Internal resistance क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हो जाएगा 1 by R equivalent, ये R equivalent है, is equal to 1/6 plus 1/3, which is 6, 2 plus 1, that is 3/6, that is half. तो R equivalent is equal to 2 ohm। तो ये 2 ओम का होगा और ये 4/3 वोल्ट का होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं ऐसे एक बैटरी से, और ऐसे एक इंटरनल रेजिस्टेंस, समझना इन दोनों में डिफरेंस, सटल डिफरेंस समझ। तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस करूंगा तो मुझे ये नेगेटिव वाला पोलैरिटी जो है इसको प्लस साइन देना पड़ेगा और ये पॉजिटिव वाले को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। समझे? नहीं समझे? क्योंकि मुझे ऐसे बनाना है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला जो होगा उसको मुझे प्लस साइन देके आगे बढ़ना है। दैट इज इक्विवेलेंट विल बी 4/3 minus 12/6 upon 1/6 plus 1/3, which is 6 और 3 का LCM 6 to 8 minus 12 upon 3/6,
विच इज -4/3। तो ये अगर मैं ऐसे रखूंगा तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस -4/3 वोल्ट आएगी, इक्विवेलेंट। समझे आप? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी वही हाफ ओम का, हाफ नहीं 2 ओम, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इक्विवेलेंट जब निकालना है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको पोलैरिटी कैसे 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 आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। क्या इस एंड पे बड़ा वाला डंडा, इस एंड पे छोटा वाला डंडा, या फिर इस एंड पे छोटा वाला डंडा, इस एंड पे बड़ा वाला डंडा, कैसे रखना है? अकॉर्डिंगली आप उसको साइन लोकेट करना है। ठीक, कुछ ना बोला रहे तो फिर ये राइट हैंड साइड ले लो, लेकिन कभी अगर ऐसे आ जाए तो अकॉर्डिंगली आपको -4/3 वोल्ट वहां पे आंसर आना चाहिए। तो वो आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अकॉर्डिंगली पोलैरिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी और वो साइन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। अभी बचता है 2 स्पेसिफिक चीजें। एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत प्रैक्टिकल है। जो एस्पेक्ट बताऊंगा उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन वो करना जरूरी है बिकॉज वो सिलेबस में है। और दूसरा है कलर कोडिंग। ये 2 चीजें बची हुई है और इसके ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लूंगा। तो एक और क्लास मुझे चाहिए, मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है, so we will meet on Monday to complete all these. Ensure that all of you are giving the test, nobody skips the test. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।